Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is engineer Shahzad Ashraf and you are watching Top Grade. Students, आज का लेक्चर जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के यूनिट में से हम लोग particularly we will be talking about the energy of the photon, the momentum of the photon and the relation between energy and the momentum. अच्छा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बारे में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताता चलूँ कि आगे चल के हम लोगों ने बात करनी है अबाउट द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, about the pair production, about the like inhalation of matter, like Compton effect. और इसके अलावा नेक्स्ट जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे होंगे ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जब यूनिट पढ़ रहे होंगे, तो उन तमाम लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर कर लेते हो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को जो मैंने तमाम टॉपिक्स बोले लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, या आगे चल के जब आप हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, आप स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहे होगे, वहां पे जाके उनकी मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसीज, इन सब के बारे में बात कर रहे होगे ना, तो आपके लिए चीजें जो होंगी वो बहुत ही आसान होने जा रही हैं। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है विद हाईएस्ट सक्सेस रेशियो। एंड नॉट ओनली दिस, वी पब्लिश आवर स्कोर कार्ड्स ऑफिशियली एवरी ईयर और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतबार हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। एंड गेस व्हाट, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी आपको एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए 88% तक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। लेकिन उसके लिए आज का लेक्चर जो है वो उसको फोकस करना बड़ा जरूरी है। बट आज का लेक्चर बताता चलूं थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, जहां पे काफी ज्यादा स्टिफ कैलकुलेशंस आएंगी जो आपको परफॉर्म करना पड़ेंगी। लेकिन इंशाल्लाह मैं लेक्चर के दौरान आई विल बी टेलिंग यू द शॉर्ट ट्रिक्स और द शॉर्टकट मेथड्स टू सॉल्व दैट ट्रिकी क्वेश्चन विद इन अ फ्यू सेकंड्स। तो आप कर क्या रहे होगे, वो जो मुश्किल कैलकुलेशंस आ रही होंगी जिनको लेके स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं और जिनकी बिना पे वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है वो मेमोराइज करना पड़ेगी। मैं एंटी टेस्ट में कभी भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि ज्यादा जो है वो चीजों को रट्टा लगाने की तरफ जाओ, ज्यादा कॉन्सेप्चुअली चीजें जो है वो करो। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट तो कर ही नहीं होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उन फॉर्मूलाई को आपको रट्टा मारना है। और अगर आप उन फॉर्मूलाई को रट्टा मान लोगे ना, तो उससे फायदा ये होगा कि वो जो स्टिफ कैलकुलेशंस हैं जिनको लेके स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, आपके लिए वो कैलकुलेशन बड़ी आसान होने जा रही है। खैर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो मॉडर्न फिजिक्स में से जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, द मोमेंटम ऑफ द फोटोन एंड द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द फोटोन। स्टूडेंट्स, फोटोन जो है 1900 में मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि जब भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होती है तो वो, हमने हमेशा लाइट की वेव नेचर के बारे में तो बात की है, बट मैक्स प्लैंक ने बताया कि ये जो लाइट है ये एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब होती है, और उसने एनर्जी के इन पैकेट्स को नाम दिया फोटॉन्स का। यानी ही पर्टिकुलरली सजेस्टेड कि लाइट के पास वेव कैरेक्टर तो है, बट वेव के साथ साथ ये पार्टिकल कैरेक्टर भी एग्जिबिट कर रही है। तो एनर्जी के जो वो पैकेट्स हैं उन्हें उसने क्या नाम दिया, फोटॉन्स का। तो यहाँ पे आइए फोटॉन्स की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स। हम लोग फोटॉन्स क्या है, एनर्जी के पैकेट्स, यानी एनर्जी
या लाइट की ग्रैन्युलर नेचर के बारे में इसने बात की कि लाइट जो है वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में मिड से एब्जॉर्ब हो रही होती है। ओके, तो अभी फोटोन के बारे में पहले कोई बड़ी चंद एक इंपॉर्टेंट बातें हैं और फिर हम लोग इसमें जरा जो है वो एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर कंपोज्ड ऑफ क्वांटा। बेटे अनदर नेम ऑफ फोटोन इज क्वांटम, याद रखिएगा। सम टाइम हम लोग मॉडर्न फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो another name of the photon is quantum, और इस जो फोटॉन्स होते हैं यानी क्वांटम का जो सम होगा उसे हम क्वांटा बोलेंगे। खैर बात ये चल रही है कि तमाम तरह की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं वो फोटॉन्स पे मुश्तमिल हैं, और मैक्स प्लैंक ने जो है वो लाइट की ग्रैन्युलर नेचर यानी पार्टिकल नेचर के बारे में पर्टिकुलरली बात की, और जो फोटोन की एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है। तो एनर्जी क्वांटाइज रहती है। ये कुछ छोटी सी बातें हैं जिनसे हम स्टार्ट ले रहे हैं और फिर अब हम एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आइए हम लोग फोटोन के बारे में दो और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो है, समटाइम फोटोन का एक और नाम भी बोला जाता है। मैं उस नाम की तरफ आऊंगा और आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि समटाइम बच्चे फोटोन को उस नाम से नहीं जानते, तो जब सवाल आता है तो फिर वो गलती कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स पहली बात ये याद रखिएगा कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। अब ये रेस्ट मास क्या होता है और मूविंग बॉडी, बेटे यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें ये बताया कि जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होगा तो उसके मास की वैल्यू और होगी, बट व्हेन इट इज मूविंग और इट इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड, तो जो मास होगा मूविंग बॉडी का मास जो होगा वो रेस्ट वाले बॉडी के मास से डिफरेंट होगा, और इनफैक्ट मूविंग बॉडी का मास ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, तो आपका आंसर होना चाहिए जीरो। अब बच्चों को ये बात समझ नहीं आती। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ कि हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बताया कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है ना, हमने अगर मूविंग बॉडी का मास निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये हमें मैक्स प्लैंक ने फॉर्मूला बताया, और यहाँ पे m जो है ये एक्चुअली मास है किसका, जब बॉडी क्या होगा मूविंग पोजीशन में होगा, और यहाँ पे जो m0 है इसे हम लोग बोलते हैं ये रेस्ट मास है। आइए स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से हम लोग रेस्ट मास ऑफ द फोटोन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, यानी m0 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से जो ही हम लोग m0 की वैल्यू पता लगाएंगे स्टूडेंट्स, दैट कम्स आउट टू बी m into 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। लाइक ये वाला फैक्टर इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो फोटॉन्स हैं, एक्चुअली हमने लाइट की ही बात कर रहे हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में मूव कर रही है, तो स्टूडेंट्स जरा सोच के बताइएगा कि फोटॉन्स कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि द फोटॉन्स आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। तो हम v की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूले में जहां पर v आ रहा है वहां पे c पुट करने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोग v की जगह पे c रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी हियर कम्स m0 इज इक्वल टू m इनटू 1 माइनस v स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे, c स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा c स्क्वायर। सो यहाँ पे आएगा m स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा 1 और c स्क्वायर ओवर c स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और जब 0 को आप m से मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन सी कि जो आपको फोटोन का रेस्ट मास मिलेगा, m0 क्या था, रेस्ट मास, सो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। तो आपके सामने मैंने ये कैलकुलेशन परफॉर्म की जहां पे हमने बकायदा तौर पे प्रूव किया कि फोटोन जो है उसका रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है। तो समटाइम जो एग्जामिनर होता है वो फोटोन नहीं बोलता, वो बोलता है जीरो रेस्ट मास पार्टिकल, जीरो रेस्ट मास पार्टिकल। वो जब भी ऐसा बोले लाइक जीरो रेस्ट मास पार्टिकल, तो आपने फौरी समझ जाना है कि ही इज पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द फोटोन। तो एक तो स्टूडेंट्स ये वाली बात याद कर लें कि फोटोन जो है उसका रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है। और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए ना फोटोन के ऊपर चार्ज कितना है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा फोटोन एक मैसलेस, अभी मैंने बताया रेस्ट मास 0 है, ठीक है। फोटोन एक मैसलेस और चार्जलेस बॉडी है, फोटोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोन के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो योर आंसर मस्ट बी 0। ओके, अब अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है ना, तो याद रखिएगा जब भी आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज रहे होगे या आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में भेज रहे होगे, तो ये कतई डिफ्लेक्ट नहीं होएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सिर्फ चार्ज बॉडीज पे लगती है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम, मुस्तफा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। मेरा एडमिशन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, दावा मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड में भी जब भी चार्ज बॉडी को भेजते हैं तभी फोर्स लगती है। तो याद रखिएगा, द चार्ज ऑन फोटोन इज अगेन क्या होएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी जीरो। और अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि द फोटोन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, मैं यहां पे लिख देता हूं, द फोटोन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय, आप फोटोन को डिफ्लेक्ट नहीं करवा सकते बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आप भले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो स्टूडेंट्स या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लो, यानी एक फोटोन को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में भेज दो तो यू विल बी फाइंडिंग नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि उसका चार्ज ही नहीं है। तो ये दो बड़ी बेसिक सी बातें आपने फोटोन के बारे में याद कर लेनी है, इसके मास और चार्ज के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब आ रही है वो बात जो मैंने आपको बोला था कि भाई आपको थोड़ी स्टिफ कैलकुलेशंस परफॉर्म करना पड़ेंगे। तो लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आई एम सेइंग टाइम एंड अगेन कि आपको इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। और जब आप इसको ध्यान से सुन रहे होगे बच्चों, तो नेक्स्ट यू विल बी फाइंडिंग द थिंग्स क्वाइट इजी। अब कहानी क्या है, लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ फोटोन। हमने कहा भाई फोटोन जो है वो एनर्जी के पैकेट्स हैं। अब सवाल ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी पैकेट यानी फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी। स्टूडेंट्स, हम हमेशा, आप ये केमिस्ट्री में पढ़ आए हो और मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता रहा हूँ कि भाई जो फोटोन की एनर्जी है ना, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब बच्चे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लेकर थोड़ा परेशान होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स? वो बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। भाई नहीं नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन नहीं है, मैं तो एक फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या लेने हैं मेरा बेटा? मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में जो फोटॉन्स होते हैं ना, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, मतलब उस पर मुश्तमिल होते हैं। यानी फोटोन के अंदर देखेंगे ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस हो रही होती हैं। तो यहाँ पे F से मुराद बताऊं क्या है? यहाँ पे F से मुराद है स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पर सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जितनी दफा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उस फोटोन के अंदर, फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे मुश्तमिल है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे हैं। तो एक सेकंड में जितनी ज्यादा दफा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है ना, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एक फोटोन के अंदर जितनी ज्यादा दफा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होंगे, उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे F से क्या मुराद है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम F हटा के, लाइक प्रोपोर्शनल हटा के जो है वो कांस्टेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल जो यूज करते हैं वो है H, ठीक है। और ये जो H है, इस सब के बारे में, इसके बारे में सब लोग जो है वो जानते हैं कि जो H है वो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी की बिना पे हमने इसको यूज किया है, तो इसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। और स्टूडेंट्स इसकी दो वैल्यूज हैं, फिलहाल इसकी एक वैल्यू याद कीजिएगा। इसकी पहली जो वैल्यू है वो 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -34, और इसके यूनिट जो है वो जूल सेकंड है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये एमडीकैट पास पेपर में इसकी वैल्यू पूछी जा चुकी है। अच्छा खैर, H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको मैंने बता दी है कि आपने क्या यूज करनी है, 6.63 10 रेज़ टू पावर -34, और यूनिट जूल सेकंड है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको ये याद कर लेनी है कि जो मोमेंटम है, इसके यूनिट्स जो हैं, याद रखिएगा, मोमेंटम के यूनिट्स जो हैं दे आर सेम एज दैट, sorry, the units of Planck's constant are same as that of angular momentum। तो याद रखो इसके यूनिट वही हैं जो होते हैं किसके भला? एंगुलर मोमेंटम के। स्टूडेंट्स, दो बातें हो गई कि H जो है वो Planck's constant है और इसके यूनिट्स जूल सेकंड होते हैं, और जूल सेकंड सेम यूनिट्स हैं किसके भला? एंगुलर मोमेंटम के। अच्छा, अब अगली इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। आपको एनर्जी ऑफ फोटोन के दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। आइए, पहला फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया कि अगर वो आपको फ्रीक्वेंसी दे और आपसे एनर्जी पूछे तो आपने एक फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया, E इज इक्वल टू HF। E इज इक्वल टू HF जो है वो आपको यूज करना है। आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में गिवन होगी, यानी यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो पुट करनी है स्टूडेंट्स
किसमें भला, हर्ट्ज में पुट करनी है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है जूल सेकंड। आप जैसे ही सारी वैल्यूज जो हैं वो एसआई यूनिट में पुट करोगे तो डेफिनेटली ये जो फॉर्मूला आ रहा होगा यहां से आपका जो एनर्जी का आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो किस में आएगा, जूल में आएगा। यानी सम टाइम क्या करेगा कि जो एग्जामिनर होगा वो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन दे देगा और वो हर्ट्ज में गिवन होगी और आपको बोलेगा एनर्जी पता लगाओ। तो एनर्जी आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, उसको प्लैंक्स कांस्टेंट यानी 6.63 10⁻⁻34 से मल्टीप्लाई करना है और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एनर्जी आ जाएगी जूल में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जूल इज नॉट अ सूटेबल यूनिट टू एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ द फोटोन। फोटोन की एनर्जी यूजुअली बहुत कम होती है और उसको जूल में लिखेंगे तो वो ज्यादा मुनासिब यूनिट नहीं है। तो फिर जो सूटेबल यूनिट है फोटोन की एनर्जी को एक्सप्रेस करने का, जो सूटेबल यूनिट है बच्चों को कौन सा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर वो आपको बोले कि भाई इसी फोटोन की एनर्जी हमें लिख के दो किसमें भला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब प्रॉब्लम बताऊं क्या होता है स्टूडेंट, सुन ले सारी कहानी। अब बच्चे क्या करते हैं, मतलब थोड़ी लंबी कैलकुलेशन में चले जाते हैं जिससे हमें अवॉइड करना है। मैं आपको शॉर्टकट डेवलप करके दे रहा हूं जो आपने यूज करने। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे सारे बच्चे, यहाँ पे अगर मैं एच की वैल्यू पुट कर दूं कितनी भला, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 और इसको f से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा जो एनर्जी का आंसर आएगा, मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे पास एनर्जी आ रही होगी वो किसमें आ रही होगी, जूल में। लेकिन जूल इज नॉट अ सूटेबल यूनिट, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अब आपने फेमस जो है वो फॉर्मूला पढ़ रखा है स्टूडेंट्स और वो एक्सप्रेशन क्या है वो आपको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आप सबने पढ़ा हुआ है, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो अभी हमने करना क्या है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे आप यहां से 1 जूल की वैल्यू पता लगाओगे ना स्टूडेंट्स, तो यहां से जो 1 जूल की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/1.6 10⁻⁻19 और किसमें आ जाएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी मैं आपको सिंपल कहानी ये बता रहा हूं कि अगर आपने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है ना तो आपको डिवाइड करना है किससे भला, 1.6 10⁻⁻19 से। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको डेरिवेशन वाले प्रोसेस की तरफ लेके आ रहा हूं। देखो आपने एनर्जी लिखी, एनर्जी कैसे मालूम करते हो, E = hf से। H की वैल्यू क्या पुट की, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34, साथ में पुट कर दी फ्रीक्वेंसी, आंसर आ गया जूल में। लेकिन उसने नीचे जितने भी आंसर दिए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए। अब आपको करना क्या है, इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। और आप कैसे इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे, आप जो भी आंसर जूल में आया है उसको डिवाइड कर दोगे किससे भला, 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे। अब जैसे ही डिवाइड करोगे ना आपका एनर्जी का आंसर जूल में नहीं रहेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो ये बड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, यानी आपने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, फ्रीक्वेंसी पुट करनी है, जूल में आएगा, फिर उसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे H की वैल्यू तो आपने हर दफा यही पुट करनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देखो जरा कौन सी बड़ा, 6.63 और नीचे जब भी आप उसको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो आप जैसे ही 6.6 10⁻⁻34 को 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे ना तो एक फिक्स नंबर आएगा। बच्चों ये जो नंबर आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे आपकी जो वैल्यू आएगी वो 4.14 आएगी, साथ में 10 की पावर क्या आएगी, -15 और यहाँ पे आपने पुट करनी है क्या भला, फ्रीक्वेंसी। और जब भी आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पुट करोगे ना आपका एनर्जी का आंसर आ जाएगा किसमें भला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो लिहाजा दो चीजें याद कर लें, अगर तो सिंपल फ्रीक्वेंसी देके आपसे पूछे एनर्जी जूल में तो उसको सिंपली प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। बट स्टूडेंट्स अगर वो आपको फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में देके एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, सुन ले जरा। अगर आपको एनर्जी पता लगानी है और किस में पता लगानी है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता लगानी है, तो उसका शॉर्टकट फॉर्मूला सुन लें, 4.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, f। यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में पुट करनी है बस। तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में पुट करोगे यहां से आपका एनर्जी का आंसर आएगा किसमें भला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चों ये जो बॉक्स के अंदर चीज लिखी हुई है इसको याद कर लें कि अगर वो आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करे और आपसे क्या पूछे, एनर्जी पूछे और किसमें पूछे भला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देन यू विल बी यूजिंग दिस वन एक्सप्रेशन। और अगर जूल में पूछी होगी तो ये तो पहला फॉर्मूला याद कर लिया एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। होपफुली आपको बात समझ आ गई है। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप अपने
अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Osman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। TopGrade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mouazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. लिखा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट अब मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अभी मैंने जो फॉर्मूला लिख के दिया था, जरा उस पर फोकस करें। व्हाट वाज दैट? ये था स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू HF। हमने अभी जो लास्ट फॉर्मूला पढ़ा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज E इज इक्वल टू HF। अच्छा, अब हमें पता है, हम सब लोग जानते हैं, वी ऑल नो कि जो फोटॉन्स होते हैं, हमने एक फेमस इक्वेशन पढ़ी हुई है, V इज इक्वल टू F लैम्डा, बट फोटॉन्स के लिए हम ये इक्वेशन क्या लिखेंगे? C इज इक्वल टू F लैम्डा, बिकॉज फोटॉन्स आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो एक काम करो स्टूडेंट, यहाँ से F की वैल्यू पता लगाओ। यहाँ से जैसे आप F की वैल्यू पता लगाओगे ना, तो वो क्या आ जाएगी? C अपॉन लैम्डा आ जाएगी। F की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो कितनी आ जाएगी? C अपॉन लैम्डा। ऐसा करें, F की ये जो वैल्यू है वो यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। आप जैसे ही F की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, बताओ बच्चों क्या लिखने जा रहे हैं? F की जगह पे C अपॉन लैम्डा लिखने जा रहे हैं। तो जैसे लिखेंगे, यू विल बी हैविंग अनदर एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। देखें, E इज इक्वल टू क्या आ गया? H आ गया। ऐसे ही बताओ F की जगह में क्या लिखेंगे? बताओ F की जगह में क्या लिखेंगे? C अपॉन लैम्डा। तो H की जगह पे C अपॉन लैम्डा लिख दें, तो यू विल बी हैविंग अनदर एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, एंड दैट विल बी E is equal to HC upon lambda। तो ये वाला फॉर्मूला आपने तब यूज करना है स्टूडेंट्स, जब आपको वेवलेंथ गिवन होगी और एनर्जी ऑफ द फोटोन के बारे में पूछा जाएगा। अब यहाँ भी दो प्रॉब्लम है कि इधर ही इज आस्किंग द एनर्जी ऑन जूल्स या इधर ही इज आस्किंग द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई किस में पूछ रहा है एनर्जी? ये प्रॉब्लमेटिक है। ओके, चलें स्टूडेंट्स बात करते हैं। मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ बच्चों। स्टोरी इज क्वाइट सिंपल, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होएगी। देखो, E इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा? HC अपॉन लैम्डा। ओके, आप सब लोग जानते हो H की जो वैल्यू होती है वो 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 होती है, और C जो होता है वो सब लोग जानते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है, और नीचे लैम्डा हमें गिवन होगा। अब देखो, H हमेशा ही कांस्टेंट है, H की वैल्यू हमेशा 6.63 10 -34 है, और C भी हमेशा कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाई। तो क्यों ना इन दोनों को मिला के हम नया कांस्टेंट लिख लें। तो स्टूडेंट, जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मेरे पास जो फैक्टर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25 अपॉन क्या आ गया? लैम्डा। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चूंकि मैं सारी चीजें SI यूनिट में पुट कर रहा हूं, तो लिहाजा मेरा एनर्जी का आंसर भी SI यूनिट में आएगा। तो अगर तो वो एनर्जी जूल में पूछे और आपको वेवलेंथ गिवन हो, तो मैं शॉर्टकट फॉर्मूला आपको डेवलप करके दे रहा हूं स्टूडेंट। जो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला बनेगा वो याद कर लें, E इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -25 अपॉन क्या है? लैम्डा। आप जैसे ही यहाँ वेवलेंथ की वैल्यू पुट करोगे मीटर्स में, तो आपका एनर्जी का आंसर आएगा जूल में। लें जी, शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया।
यहाँ पे जस्ट आपको वेवलेंथ सब्स्टिट्यूट करनी है, ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगी। पहले क्या करना पड़ता था, h और c की वैल्यूज ऊपर लिखनी है, नीचे वेवलेंथ से डिवाइड करना है, बड़ा आसान हो गया। एक कांस्टेंट फैक्टर मिल गया, उसको लैम्डा से डिवाइड करोगे, एनर्जी जूल में आ जाएगी। अब बड़े अगेन द प्रॉब्लम इज कि जूल इज नॉट द सूटेबल यूनिट टू एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ द फोटोन। एनर्जी ऑफ द फोटोन को एक्सप्रेस करने का जो सही यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब एक काम करो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। स्टूडेंट्स सुनो जरा, एनर्जी कितनी आई है देखो जरा स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25 अपॉन लैम्डा, और आई किसमें है, जूल में। अब मुझे जल्दी बताओ जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हो। स्टूडेंट्स आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड कर देना है, किससे भला, 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो, यानी जो भी आंसर आ रहा था वेवलेंथ पुट करके एनर्जी का आंसर जो भी जूल में आ रहा था उसको डिवाइड कर दो, किससे भला, 1.6 10 की पावर -19 से। तो जैसे आप डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास जब आप इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो कांस्टेंट फैक्टर आएगा, वो मैं लिख के दे रहा हूँ स्टूडेंट। जैसे आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ जाएगा -9 अपॉन क्या आएगा, लैम्डा तो नीचे ऐसे आएगा, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट जो मेरा आंसर आ रहा था किसका भला, जूल का, ये देखो इस फॉर्मूले से जूल में आना था, मैंने उसको डिवाइड किया किससे भला, 1.6 10 की पावर -19 से, तो मेरा आंसर कन्वर्ट हो गया किसमें भला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब स्टूडेंट्स, अब इतनी लंबी कैलकुलेशन करना स्टूडेंट्स के लिए काफी मुश्किल बात रहती है कि पहले वो वेवलेंथ पुट करते हैं, उसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, फिर 1.6 से डिवाइड करके, वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और आपको पता है जब भी आप लेंथी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो गलती का चांस ज्यादा रहता है। तो अब स्टूडेंट्स मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लें कि जब भी वो आपसे एनर्जी पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फोटोन की वेवलेंथ गिवन हो और आपसे एनर्जी पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यू विल बी यूजिंग अ शॉर्टकट फॉर्मूला 1240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है, -9 अपॉन क्या है, लैम्डा। यहाँ जस्ट आपने वेवलेंथ पुट करनी है, और जैसे ही आप वेवलेंथ पुट करोगे स्टूडेंट्स, यू विल बी गेटिंग द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं यहाँ पे आपको कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज कर लें, आप ये जो दोनों शॉर्टकट फॉर्मूले इस स्लाइड में पढ़े और जो पिछली स्लाइड में पढ़े, वो दोनों फॉर्मूले जो हैं वो जल्दी से रिकॉल कर लें, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। और आपने अगर चीजें सीख ली हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन रखने का पर्पस ये होता है कि आपने जो चीजें सीख रखी हैं उनको अप्लाई करें, ताकि यू पीपल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपको ज्यादा बेहतर तरीके से एप्लीकेशन के बाद ही पता चलता है कि भाई सर हम ये सोच रहे थे, अब हमने अप्लाई किया तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। आपको जो मेमोरी बेस्ड चीजें हैं वो बच्चों याद करनी है। ओके, एनर्जी ऑफ द फोटोन हैविंग द फ्रीक्वेंसी 10 hertz will be। अब देखो स्टूडेंट्स, यू आर गिवन विद द फ्रीक्वेंसी एंड यू विल हैव टू टॉक अबाउट द एनर्जी। बट यहाँ पे ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसलिए हो गया कि दो ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ पे एनर्जी का आंसर जूल में दिया हुआ है, और दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें एनर्जी का आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो अब या तो सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, या सारे जूल में। अब बारी बारी एक दफा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक दफा जूल में कैलकुलेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू HF। E is equal to HF। ओके, आप सबको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है, दैट इज 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -34। अभी फ्रीक्वेंसी यू आर गिवन विद द 10 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दो 10। देखो स्टूडेंट, सारी चीजें ऐसे यूनिट में पुट कर रहे हैं, एनर्जी का आंसर भी ऐसे यूनिट में आएगा, तो ये आएगा हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये +1 है, ये -34 है, तो ये बना -33 जूल। यानी अगर मैं इस फोटोन की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल लिखूं तो हमारा आंसर ये वाला आ रहा है। अब जूल वाले दो ऑप्शन गिवन है, पहले वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर जो है वो -19 है, और जो 40 वाला ऑप्शन है ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर -21 है। हमारा असल में जूल में जब लिख रहे हैं तो हमारा एनर्जी का आंसर -33 आ रहा है। अच्छा सर, फिर लाजमी तौर पे उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी होगी। अब बच्चे क्या करते हैं, जो जूल वाली वैल्यू है इसको 1.6 से डिवाइड करके 10⁻⁻19 से और फिर जा रहे होते हैं। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो और आपको एनर्जी पूछे, और किस में एनर्जी पूछे भला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो स्टूडेंट्स आइए वो शॉर्टकट फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। E is equal to 4.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना था, -15 मल्टीप्लाई बाय क्या था, F। मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में पुट करनी है। आप जैसे ही फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में पुट करोगे ना,
यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में पुट करनी है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में पुट करोगे आपका एनर्जी का आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है एनर्जी मालूम करने का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो स्टूडेंट्स आइए इस शॉर्टकट फॉर्मूले पे चलते हैं। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की। सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सोल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का। तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, कैट, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्कड। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। एनर्जी आएगी किसमें भला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। सो आवर राइट आंसर विल बी डेल्टा। अब देखें आपने दोनों तरह की अप्रोचेस सीख ली। मैंने एक सवाल रखा जो बेस कर रहा था फ्रीक्वेंसी पे, अभी जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखूंगा बच्चों वो बेस कर रहा होगा वेवलेंथ पे। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन जहां पे हमें एनर्जी ऑफ द फोटोन जो है वो ढूंढना है। उसने बोला कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन, बट ब्रैकेट में देखें यू विल हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो में तो कर लेंगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। और हमें क्या गिवन है बच्चों? वी आर गिवन विद द वेवलेंथ। ओके, अगेन आपको एनर्जी के 2 फॉर्मूले मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ। एक हमने पढ़ा था अगर वेवलेंथ गिवन हो, एनर्जी पता लगानी हो जूल्स में, एनर्जी पता लगानी हो जूल्स में, तो फिर जो फॉर्मूला था वो 2 × 10⁻⁻⁻25 अपॉन लैम्डा था। खैर अभी हम ये वाला फॉर्मूला तो यूज करेंगे नहीं बिकॉज हमें जूल में नहीं निकालनी, हमें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लानी। फिर स्टूडेंट्स याद करो जो दूसरा आपको फॉर्मूला बताया था एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका शॉर्टकट याद करो 1240 × 10⁻⁻9 अपॉन लैम्डा। आपने जस्ट यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है और जैसे आप लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे एनर्जी का आंसर किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। खैर वो पूछ रहा है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बच्चों एक दफा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो निकाल लो ना, किलो में कन्वर्ट कर देंगे। आइए वेवलेंथ पुट करते हैं स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में वेवलेंथ पुट करते हैं। 1240 × 10⁻⁻ क्या हो गया? -9 हो गया, अपॉन क्या हो गया? लैम्डा कितना है? 10 नैनोमीटर। 10 ऐसे लिखा, नैनो का मतलब है -9। ओके, अब चीजें हो गई हैं थोड़ा आसान। -9 इज कैंसल्ड विद द -9 और ये 10 इज कैंसल्ड विद 10। सो फिलहाल योर आंसर इज 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट ही इज सेइंग यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स मूव 3 डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट। 3 डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो जैसे हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट जाएंगे तो हमारा बनेगा स्टूडेंट 0.124, साथ में 10 की पावर क्या आ गया? 3 आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो योर आंसर विल बी 0.124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी वो आपसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा था। सो आवर आंसर विल बी 0.124 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज अल्फा। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर रहे हैं अबाउट द एनर्जी ऑफ द फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। सो एक आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन के बारे में, ताकि मैं चाह रहा हूं कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो आपकी जरा एक दफा पक्की हो जाए। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो और मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूं कि जहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन आए बच्चों वहां पे क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो और साथ में अपना जो है वो नोटपैड जरूर रखा करें लेक्चर सुनते वक्त,
डेफिनेटली आपने लेक्चर नोट करना होता है और आपको मेरा बेटा उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन लेना होते हैं। तो फौरी प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो वो देरपा होगा और वो आपको ज्यादा देर तक भूलेगा नहीं। अब सुनिएगा, द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ द फोटोन ऑफ एनर्जी 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ले जी, अभी तक क्वेश्चंस कर रहे थे, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होता थी, वेवलेंथ गिवन होती थी और हमें एनर्जी निकालना होती थी, बट आज हमें वो वेवलेंथ जो है वो पूछ रहा है और एनर्जी गिवन है। तो वी विल हैव टू फाइंड द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ज्यादा मुश्किल बात है नहीं, लेकिन एक मजे की बात बताऊं कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। तो स्टूडेंट्स फिर से मैं आपको बोलूंगा कि रिकॉल करें वो फॉर्मूला जहां पर आपको एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मुझे लग रहा है कि हमने ये वाला फॉर्मूला जो है वो पढ़ा था एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। बोलो, दैट वाज 1240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है -9 अपॉन क्या होता था लैम्डा। यहाँ पे जब भी आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मालूम करना चाहोगे बस लैम्डा पुट करना है बेटे, लैम्डा मीटर में पुट करना है यानी एसआई यूनिट में पुट करना है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। या आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। खैर आज हमें एनर्जी बच्चों दे रखी है एंड वी विल हैव टू फाइंड द वेवलेंथ, तो परेशान होने की जरूरत है नहीं, आपको एनर्जी की वैल्यू पुट कर देना है। हाउ मच दैट इज 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूले में आपने एनर्जी की वैल्यू 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी होती है। तो देखें जी, मैंने 2.48 लिख दिया, यहाँ पे क्या आ गया 1240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ गया -9 अपॉन क्या है लैम्डा। अब देखो वेवलेंथ आप लोगों को पता लगानी है, तो स्टूडेंट्स ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ये वाले फैक्टर को इधर ले जाएं और ये वाले को इधर लें। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पता लगाएंगे तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट देखिएगा वो आएगी 1240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है -9 अपॉन 2.48। अब डेसिमल वाले को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो एक काम करते हैं डेसिमल खत्म कर लेते हैं। ये बना 1240 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या रहा -9 अपॉन, बेटे इफ यू मूव 3 decimal places to the right, 3 decimal places to the right, it will be 2480। तो जब 3 decimal places to the right गए हो तो यहाँ पे 10 की पावर क्या लिख लोगे, -3 लिख लोगे। ओके, सो इट्स क्वाइट इजी कि आप 3 decimal places जो है वो राइट पे चले गए और 10 की पावर -3 लिखिए। अब ये 1 0 तो पहले हटा दो और आपको नजर आ रहा है कि जो 124 है इसका डबल करें तो 248 बनता है, तो नीचे 248 है ऊपर 124 है, तो आप कटिंग करोगे ना तो ये आपका आएगा 1/2 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आ गया 10 की पावर्स का, तो स्टूडेंट्स 10 की पावर ऊपर है -9 और ये 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, साथ में 10 की पावर आ गई -6 मीटर। बट वो कह रहा है जितने भी आंसर लिखे हुए बच्चों वो एंगस्ट्रॉम में लिखे हुए हैं। बताओ एंगस्ट्रॉम किसको बोलते हैं, 10 की पावर -10 मीटर को। जैसे माइक्रोन बोलते हैं -6 मीटर को, जैसे फर्मी बोलते हैं -15 मीटर को, तो एंगस्ट्रॉम किसको बोलते हैं, 10 की पावर -10 मीटर को। अब -10 बनाना है बेटे, एक तो ये 5 इधर है, अगर मैं 4 डेसिमल प्लेसेस राइट पे आ जाऊं, एक तो बेटे ये 5 आ गया, मुझे 3 क्या लगाना पड़ेगी, 0 लगाना पड़ेगी। तो अब मैं टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे मूव करके हूं, 4, 3 तो 0 लगाई है, 5 भी मैंने इंक्लूड किया था। तो जितना आप लेफ्ट पे राइट पे आओगे उतना माइनस करना होता है। तो -6 पहले ही है, 4 डेसिमल प्लेसेस राइट पे आए हो तो -4 और करोगे तो ये -10 मीटर बनेगा एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 angstrom, so the right answer is beta. Ladies and students, I think you people have the sufficient practice of these questions कि जहाँ पे आपको एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ या एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मालूम करना पड़े और जूल में मालूम करना पड़े तब आपकी क्या अप्रोच होगी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मालूम करना पड़े तब आपकी क्या अप्रोच होगी। टॉप ग्रेड की ऐप से स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस की मजीद प्रैक्टिस करें ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट मजीद स्ट्रेंथन हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, अभी कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल हम लेने के बाद फिर मैं आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं, और मैंने बताया आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प अस in understanding the photoelectric effect, the Compton effect, the pair production, सब समझने में आसानी रहेगी। The frequency of photon of energy 4 electron volt is of the order of, देखो जी फिर से एनर्जी दे दी और फ्रीक्वेंसी पूछ ली। पहले मैंने गिवन था फ्रीक्वेंसी,
पूछते थे एनर्जी, लेकिन पंगा है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो स्टूडेंट्स मैं चाहूंगा कि आपको एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटे हमने सीखा था जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता लगानी हो और फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो फॉर्मूला वाज 4.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या था -15 मल्टीप्लाई बाय क्या था f। आप इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी पुट करते थे किसमें बोला हर्ट्ज में, और आपका आंसर आता था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आज हमें एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है हर्ट्ज में, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। बच्चों कितनी एनर्जी दे रखी है 4 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है तो सही है, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो पुट करना है। यहाँ पे क्या रहेगा 4.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है -15 और ही इज आस्किंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी। और अब बताओ बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो यहाँ से इफ यू आर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी सो आपको इस टर्म को उधर जाके क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4/4.14 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15 और ऊपर नीचे ऑलमोस्ट टर्म जो है ये नंबर्स तो सेम ही है, मतलब आप राउंड वैल्यू लेगो तो नीचे भी 4 ही बनेगा और -15 को ऊपर ले जाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव का 15 और आंसर आएगा किसमें भला हर्ट्ज में आ जाएगा। सो आवर राइट आंसर विल बी अल्फा। अगेन हमने काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लिए जो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं टॉपिक की बेहतर अंडरस्टैंडिंग की तरफ। Why students love टॉपग्रेड? नंबर 1, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि टॉपग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉपग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉपग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक जिसकी हेल्प से आप जब चाहें जैसे चाहें और जितने चाहे टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉपग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉपग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉपग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉपग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉपग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉपग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉपग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, टॉपग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost, and most importantly, plenty of your valuable time. क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अब स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको माइंड में बिठा लेनी है, और अगर आप ये नहीं सीख रहे तो यू पीपल विल बी इन अ सीरियस प्रॉब्लम। आपसे वो चीजें होने वाली नहीं है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए और इंशाल्लाह अभी जो वीडियो का ये वाला जो पार्ट है इसके जो इस पे मैं 10-15 मिनट लगा रहा हूँ, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे और सीखने के बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहे होंगे ताकि आपका ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा पक्का हो जाए और आपको फिर आगे चल के जब भी क्वेश्चन आए तो आप परेशान ना हो रहे हो। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं जैसे स्टूडेंट्स को बताता हूँ याद करने का, तो अभी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने। आपने बिल्कुल सेंटर में ना विजिबल लिख लेना है बच्चों, बिल्कुल सेंटर में विजिबल कहीं ना कहीं लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है विजिबल। अच्छा, विजिबल में 7 कलर्स होते हैं। यू ऑल नो द विजिबल लाइट कंटेन 7 कलर्स: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो
ऑरेंज और रेड। विब गॉयल वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जो विजिबल लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो जब हम वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं राइट साइड को, जैसे हम वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं तो जो वेवलेंथ है वो बढ़ रही है। लाइक मैं आपको बताता हूं जो वेवलेंथ चेंज होती है स्टूडेंट्स वो यूजुअली 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। मुख्तलिफ बुक्स में ये 350 नैनोमीटर से 700 लिखा हुआ है, बट यूजुअली 400 to 700 नैनोमीटर, यानी वॉयलेट की 400 और ऑनवर्ड हम जब रेड तक जाते हैं तो ये 700 हो जाती है, ठीक है। यानी बताना क्या चाह रहा हूँ बेटे, जब जब आप वॉयलेट से आप रेड की तरफ जा रहे हो वेवलेंथ बढ़ रही है। और थोड़ा सा मैं एक रफ ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को कि जो वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ जो है वैसे 350 से स्टार्ट होती है, वो 400 तक जाती है, यानी इसकी जो अपर लिमिट होती है वो 400 होती है, सिर्फ 50-50 का डिफरेंस होता है, यानी ये 400 तक चलेगा। इंडिगो जो है वो 450 होएगा, ठीक है। इसी तरह ब्लू जो है वो 500 नैनोमीटर तक जाएगा, इसी तरह ग्रीन जो है वो 550 नैनोमीटर तक चलेगा स्टूडेंट्स, इसी तरह येलो जो है वो 600 नैनोमीटर तक चलेगा, इसी तरह जो ऑरेंज है वो 650 नैनोमीटर तक चलेगा, और इसी तरह रेड जो है वो 700 नैनोमीटर तक चलेगा। मतलब एक सीक्वेंस में जो है वो वेवलेंथ बढ़ रही है। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 400 और जब तक रेड तक पहुंच रहे हैं वो 700 तक पहुंच रही होती है। यानी मुझे एक चीज समझ आ रही है, वेन एवर वी आर मूविंग फ्रॉम द वॉयलेट टुवर्ड द रेड, जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हुए आपको पता है जैसे ही टुवर्ड द राइट जा रहे हैं, जैसे ही टुवर्ड द राइट जा रहे हैं यानी वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं, तो जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। भाई सही है, ठीक है। अब अगली बात, कुछ रेडिएशन होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रा मीन लाइक सुपीरियर, ओके। इंफ्रारेड बेटे वो रेडिएशंस होंगी जिनकी वेवलेंथ रेड से भी ज्यादा है, रेड से ज्यादा वेवलेंथ वालों को इंफ्रारेड बोलते हैं। अब सोच के बोलिएगा, क्या मुझे ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो हैं वो विजिबल की राइट साइड पे लिखनी चाहिए या लेफ्ट साइड पे लिखनी चाहिए? मुझे लग रहा है राइट साइड पे लिखनी चाहिए, क्योंकि राइट साइड को वेवलेंथ बढ़ रही है, और जब हम रेड से भी आगे जा रहे हैं तो इंफ्रारेड आएगा, इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेड से भी ज्यादा है, यानी 700 नैनोमीटर से भी ज्यादा वालों का नाम इंफ्रारेड है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो रेड, ये विजिबल की राइट साइड पे लिख देनी। तो सेंटर में स्टूडेंट्स आपने क्या लिखना है, विजिबल, उसके राइट साइड पे क्या लिख लेना है, IR के इंफ्रारेड रेडिएशन है। इसी तरह कुछ और रेडिएशन होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं UV, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट बेटे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ वॉयलेट से भी कम है, जिनकी वेवलेंथ वॉयलेट से भी कम है। तो बताओ ये विजिबल लाइट की किधर आनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे, क्योंकि राइट को तो वेवलेंथ बढ़ रही है, तो जो कम वेवलेंथ है वो लेफ्ट पे जाना चाहिए। तो सेंटर में विजिबल लिखो, राइट साइड पे IR लिख लो, और मेरा बेटा यहाँ पे आप लोग विजिबल की लेफ्ट साइड पे क्या लिख लो, UV। कुछ कहानी समझ आ रही है कि विजिबल, और विजिबल में सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की, रेड से भी बड़ी वेवलेंथ होगी तो उसे इंफ्रारेड बोलेंगे, उसे राइट साइड पे लिखेंगे, और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी और वॉयलेट से भी कम वेवलेंथ होगी तो उसे अल्ट्रा वॉयलेट बोलेंगे, और वो हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। ले जी, 3 चीजें तो होगी स्पेक्ट्रम में। अब 2 चीजें राइट साइड पे याद करनी है, 2 लेफ्ट पे याद करनी है। सर राइट पे अब क्या लिखें बेटे, राइट पे 2 आएंगी, एक तो आएंगी आपकी माइक्रोवेव्स, अब ये सुन लीजिएगा, MW का मतलब माइक्रोवेव्स है, और जो अगली रेडिएशन आएंगी स्टूडेंट्स दे विल एक्चुअली बी रेडियो वेव्स। तो राइट साइड पे आपने 2 चीजें याद कर लेनी है, यानी इंफ्रारेड की राइट साइड पे माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 2 चीजें याद करनी है जो कि है एक्स रेज और गैमा रेज, एक्स रेज एंड गैमा रेज, ठीक है। तो लो जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने सारा स्पेक्ट्रम लिख दिया कि आप लोग जो है वो स्पेक्ट्रम को किस तरह से लेके चल रहे होगे, ठीक है। खैर मैं वैसे स्टूडेंट्स को जब फिजिकल क्लास पढ़ाता हूँ तो ये सजेस्ट करता हूँ, मैं यहीं पे बच्चों को रोकता हूँ और उन्हें कहता हूँ कागज पेंसिल निकाल लें और एक दफा कम से कम 3 दफा ये ट्रेस करके देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्या आपको पता है या नहीं पता। अच्छा पहले इंपॉर्टेंट कहानी सुन लें कि जब जब आप राइट साइड को जा रहे हो बच्चों, गैमा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हो, गैमा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हो, वेवलेंथ बढ़ रही है, तो राइट साइड को जाते हुए स्टूडेंट सुन ले जरा, जब जब हम राइट साइड को जा रहे हैं तो बताओ टुवर्ड द राइट, ये जो एरो बना हुआ है वो आपको बता रहा है सारी कहानी कि टुवर्ड द राइट जो है वेवलेंथ क्या कर रही है, बढ़ रही है। लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है बच्चों, हम फॉर्मूले में पढ़ के हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इधर को बढ़ेगी, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम
और जब हम गैमा रेस की तरफ जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है। तो अगर मैं इस स्पेक्ट्रम की बात करूं तो यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी, और ये एरो बता रहा है कि जब जब आप टुवर्ड द लेफ्ट जा रहे हो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और जो ट्रेंड फ्रीक्वेंसी का है स्टूडेंट्स, वही ट्रेंड किसका होता है, एनर्जी का। तो एनर्जी भी टुवर्ड द लेफ्ट इंक्रीज कर रही है, यानी गैमा रेज सबसे ज्यादा एनर्जी वाली और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली हैं, और जो रेडियो वेव्स हैं वो सबसे कम एनर्जी वाली और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली हैं। जबकि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बात करूं तो जो गैमा रेज है उनकी वेवलेंथ सबसे कम है, और जैसे जैसे हम राइट को जा रहे हैं रेडियो वेव्स की तरफ जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रही है। तो गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होगी। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. On red, green, indigo और orange carries least energy. आपके पास कुछ कलर्स दे रखे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिख लें बच्चों। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विब गॉयल। और आपको पता है whenever you are traveling from violet toward the red तो वेवलेंथ क्या कर रही है, बढ़ रही है। खैर छोड़ो कहानी को, अब हमें कुछ कलर दे दिए, मैं उन पर टिक कर लेता हूँ। कलर कौन कौन से हैं, एक तो है हमारे पास रेड, ले जी मैंने रेड पे टिक कर लिया, दूसरा है ग्रीन, ग्रीन पे टिक कर लिया, तीसरा है इंडिगो, इंडिगो पे टिक कर लिया, और चौथा है ऑरेंज, ऑरेंज पे टिक कर लिया। अब सवाल ये है इनमें सबसे कम एनर्जी किसकी होगी। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ रखी है ये बात कि भाई जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है ना, उसके बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, जिनमें एक फॉर्मूला ये था hc/λ, और यू ऑल नो कि जो एनर्जी है उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स है। अब वो पूछा किसकी एनर्जी सबसे कम होगी, भाई उसी की एनर्जी सबसे कम होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। और मुझे ये बताओ जो गिवन 4 कलर्स हैं इंडिगो, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, इनमें सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है। भाई हमें पता है सर, हम जानते हैं कि जब भी विजिबल स्पेक्ट्रम में हम मूव कर रहे होते हैं ना, तो जो रेड कलर होता है दैट हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ, रेड कलर हैज द लार्जेस्ट वेवलेंथ, और जिसकी वेवलेंथ जो है वो लार्जेस्ट होएगी बच्चों, उसकी एनर्जी जो है वो कम होएगी। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा कि कौन सा फोटोन सबसे कम एनर्जी रखेगा, वो रेड रखेगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और एनर्जी सबसे कम होएगी। ओके, तो देखें जी, आपको स्पेक्ट्रम में विजिबल स्पेक्ट्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब अगला सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको बड़ी तवज्जो से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और अगेन रिकमेंडेशन है कि आप खुद इसको सॉल्व करें और फिर मैं इसको हेल्प आउट करता हूं। रैंक द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज ऑफ देयर फोटॉन्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, यानी आपने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखना है। पहले जो ज्यादा एनर्जी वाले हैं वो लिखने हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो बच्चों ब्लू लाइट, येलो लाइट, एक्सरेज और रेडियो वेव्स,
मैं रिकमेंड करूंगा स्पेक्ट्रम लिख लो सारे बच्चे, स्पेक्ट्रम लिख लो। आइए चलो लिखने की कोशिश करते हैं सर स्पेक्ट्रम। मैंने क्या बताया था तरीका, याद करो दोबारा। सेंटर में लिखो कौन सा भला, विजिबल। सर लिख लिया, विजिबल बोले तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और मैंने बताया जब जब वॉयलेट से रेड की तरफ जा रहे हो वेवलेंथ बढ़ रही है, और रेड से भी बड़ी वेवलेंथ को बोलते हैं इंफ्रारेड, वो आप यहाँ पे राइट साइड पे लिख लोगे। और वॉयलेट से भी छोटी वेवलेंथ को बोलते हैं अल्ट्रावॉयलेट, वो आप लेफ्ट साइड पे लिख लोगे। लो जी, आधा स्पेक्ट्रम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिर मैंने बोला था राइट साइड पे दो चीजें याद करो, कौन कौन सी, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। और मैंने बोला था लेफ्ट साइड पे दो चीजें याद करो सर, कौन कौन सी, एक एक्स रेज और दूसरा गैमा रेज। ओके, ये मैंने आपके लिए दोबारा स्पेक्ट्रम जो है वो उसको लिख लिया। अब सवाल ये है कि हमें वैल्यूज दी हुई है, हम उन पे टिक कर लेते हैं। अच्छा, पहली है ब्लू लाइट। ओके चलें, मैं नंबरिंग कर लेता हूं जी। हमारे पास जो पहली है वो ब्लू लाइट है, ठीक है, ब्लू को हम नंबर 1 दे देते हैं बच्चों। ओके, सेकंड वन जो है वो हमारे पास कौन सी है, येलो लाइट। ओके, सेकंड पे है स्टूडेंट्स हमारे पास येलो लाइट। ओके, थर्ड पे हमारे पास एक्स रेज, एक्स रेज को हम नंबर दे रहे हैं 3। और स्टूडेंट्स नंबर 4 पे हमारे पास कौन सी है, रेडियो वेव्स है। ओके, मैंने नंबरिंग कर लिया आपके सामने। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपने यू विल हैव टू अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा एनर्जी लिखनी है, फिर सबसे कम एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब जब आप टुवर्ड द राइट जा रहे हो, जब जब टुवर्ड द राइट जा रहे हो, वेवलेंथ बढ़ रही है और एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, इस साइड को बच्चों क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है और एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। और जब जब आप ऐसे लेफ्ट को जा रहे होगे स्टूडेंट, जब जब आप लेफ्ट साइड को जा रहे हो, यानी यू आर मूविंग फ्रॉम द रेडियो वेव्स टुवर्ड द गैमा रेज, तो सोच के बोलिएगा एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो सोच के बताओ जो गिवन रेडिएशन है उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, एक्स रेज में, ब्लू में, येलो में और रेडियो वेव्स में। बेटे जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो एक्स रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा वाले पहले लिखने हैं। तो पहले कौन है, एक्स रेज, एक्स रेज का नंबर क्या है 3, तो जो 3 वाला पॉइंट है जो एक्स रेज है उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है। फिर उससे कम, बेटे उससे कम जो है वो ब्लू की है, क्योंकि उसके बाद आ रहे हैं ब्लू, येलो और रेडियो वेव। रेडियो वेव तो सबसे एंड पे आने उनके सबसे कम है। अब पीछे दो कलर बचे कौन कौन से, ब्लू और येलो। तो ब्लू और येलो में ज्यादा एनर्जी, क्योंकि ज्यादा पहले ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब ज्यादा तो लिख लिया हमने, एक्सरेज तो लिख लिए। अब ब्लू और येलो में सोच रहे हैं किसकी ज्यादा है, तो डेफिनेटली ब्लू की एनर्जी ज्यादा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कौन से वाला, 1 वाला। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा बेटे वो येलो की एनर्जी आएगी, उससे कम वो 2 वाला, और सबसे कम एनर्जी एंड पे लिखनी है, वो कौन है, वो रेडियो वेव्स हैं। तो हमारा जो ऑर्डर बनेगा वो 3 1 2 4, 3 1 2 4 हमारा डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। तो कभी कभार आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोला जाएगा, आपको स्पेक्ट्रम याद होगा तभी अरेंज कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अगेन एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो स्ट्रेंथन कर रहा होगा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। बेटे हमेशा एमडीकैट में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप समझते हो, यू विल बी अरेंजिंग फ्रॉम हाई टू लो। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि आपको अरेंज करना है क्या वाला, हाई से लो की तरफ जाना है, हाई टू लो, लेकिन एनर्जीज का नहीं है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी सबसे ज्यादा बड़ी वेवलेंथ लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ओके, खैर अगर आप कहते हो तो दोबारा स्पेक्ट्रम लिख लेते हैं जल्दी से बच्चों। चलो लिख ही लो। बीच में आ गया विजिबल, विजिबल जल्दी जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे आ गया आईआर, यहाँ पे आ गया यूवी, यहाँ पे आ गई माइक्रोवेव्स, यहाँ पे आ गई रेडियो वेव्स, यहाँ पे आ गए एक्सरेज और यहाँ पे आ गई गैमा रेज। अब सवाल ये है कि हमें वेवलेंथ हाई से लो की तरफ जाना है। अब आप लोगों को पता है कि जो रेडियो वेव्स है उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और गैमा रेज की सबसे कम होती है। तो जब भी हम इधर को जा रहे हैं लेफ्ट साइड को, तो जब भी लेफ्ट साइड को जा रहे हैं तो हम वेवलेंथ का ऑर्डर देखेंगे, तो वी आर मूविंग फ्रॉम द हाई वेवलेंथ टू लो वेवलेंथ, और जो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है लेफ्ट साइड को जा रहा होगा वही हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखना है। वेवलेंथ की डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि हमें पहले ज्यादा वेवलेंथ लिखनी है, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। और आपको पता है जब भी हम रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ जा रहे होते हैं तो वेवलेंथ जो है वो कम हो रही होती है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर ही है। अब जो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा हमारा सही आंसर होगा। अब देखें माइक्रोवेव्स, भाई सही है, हमें बेटे जाना है टुवर्ड द, याद रखिएगा हमें टुवर्ड द लेफ्ट जाना है, और जो लेफ्ट साइड के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है वो सही है। पहले है माइक्रोवेव, सही है, हम माइक्रोवेव से स्टार्ट करते हैं। फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स, गलत हो गया,
पहले वो बोल रहा है माइक्रोवेव्स है और फिर उसके बाद वो रेडियो वेव्स पे आ गया। भाई हमें राइट को तो आना ही नहीं है, हमें तो लेफ्ट साइड को जाना है, क्योंकि जब लेफ्ट साइड को जा रहे हैं जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है और हमें वेवलेंथ कम की तरफ ही जाना है। तो ऑप्शन अल्फा तो गलत हो गया शुरू से ही, हमें बाकी को तो रीड करने की जरूरत है नहीं। ओके, बीटा ऑप्शन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अल्ट्रावायलेट, भाई सही है, यूवी लिख दी, सही है, यूवी टिक कर लिया मैंने। फिर उसके बाद लिख दी उसने गैमा रेज, सही है, गैमा रेज लिख दी, लेफ्ट को ही जा रही। लेकिन उसके बाद उसने काम खराब कर दिया, उसने बाद बोला गैमा रेज के बाद एक्स रेज पे ले आओ। नहीं, हमने लेफ्ट को ही जाना था, हम राइट को नहीं आ सकते। गैमा रेज के बाद वो एक्स रेज पे आ गया तो वो सही नहीं है, तो लिहाजा ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ओके, मैंने पहले बता दिया कि हमें जो टुवर्ड द लेफ्ट जा रहा है वही सीक्वेंस फॉलो करना है। एक्स रेज सही है सर, एक्स रेज टिक हो गई। उसके बाद है विजिबल, गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि राइट पे तो आना ही नहीं हमें तो उधर से एक्सरे से लेफ्ट की तरफ जाना था, लेफ्ट को जाएंगे वेवलेंथ कम होएगी, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो डेल्टा ही हमारा सही ऑप्शन होगा, लेकिन डेल्टा को पढ़ लेते हैं। लॉन्ग रेडियो वेव्स, हमें ये लेफ्ट साइड को जाना है, ठीक है, रेडियो वेव्स आ गई। उसके बाद है इंफ्रारेड, देखो लेफ्ट साइड को जा रहे हैं, IR। फिर है अल्ट्रावायलेट, बिल्कुल सही है, वी आर मूविंग टुवर्ड द लेफ्ट। और जब हम रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ लेफ्ट साइड पे जा रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या हो रहा होता है, वेवलेंथ जो है वो कम हो रही होती है और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही जाना था। सो आवर राइट ऑप्शन इज अल्फा। और आप इस क्वेश्चन का तभी आंसर कर पाओगे स्टूडेंट्स जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो पढ़ रखा होगा, ठीक है। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे FSC एंड ICS और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio, and not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतबार हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। एंड गेस व्हाट, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी आपको FSC एंड ICS और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए 88% तक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। आइए एक अगला क्वेश्चन जो है वो लेते हैं और हम लोग सवाल जो है वो बड़ा आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर स्पीड। अब बच्चों का एक मिसकॉन्सेप्शन है, उस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करते हैं। माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, गैमा रेज या सबकी सेम स्पीड। उसने आपको 3 एडिशन दे रखी है, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट और गैमा रेज। पूछ रहा है किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। अब बच्चे बताओ क्या सोचते हैं, छोटे बच्चे हैं ना, तो वो सोचते हैं सर जो गैमा रेज है उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है और एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो वो सबसे ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होंगे। नहीं 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 मेरा बेटा, आपको याद कर लेना है जितनी की जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे ऑल आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ख्वाह वो सबसे कम एनर्जी वाली हो यानी रेडियो वेव्स हो या वो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाली यानी गैमा रेज हो, इफ दे आर मूविंग इन द वैक्यूम दे ऑल आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी का फर्क है, वेवलेंथ का फर्क है, एनर्जी का फर्क है, लेकिन सबकी स्पीड का फर्क नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं एक बड़ा की सेंटेंस लिख रहा हूं कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट। रेडिएशंस आर मूविंग विद क्या भला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो मैंने बोल दिया कि भाई एनर्जीज अलग, फ्रीक्वेंसीज अलग, वेवलेंथ अलग, लेकिन सबकी स्पीड बोलो तो सेम होएगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड। ओके, लेट्स हैव द लास्ट क्वेश्चन अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और देन मैं आपको एक बड़े एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूं जिसके MD पास पेपर में कुछ क्वेश्चन भी आए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द
प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। आपको फोटोन के बारे में चूज करना है कि कौन सी बात सही नहीं है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। भाई ये तो सही है, हम पढ़ के हैं सर कि फोटोन का रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है, ये तो सही है, हमें गलत ढूंढनी। अब फोटोन इज नेवर एट रेस्ट, भाई सही है, फोटोन कभी रुकता नहीं। फोटोन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, भाई फोटोन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट से नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि चार्ज ही नहीं है। और द वेलोसिटी ऑफ फोटोन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज डिफरेंट, भाई वो बोल रहा है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन ले लें तो सबकी वेलोसिटी अलग आएगी। नहीं बच्चों, अभी तो समझा के आया, इधर यू कंसीडर गामा रेज और इधर यू कंसीडर रेडियो वेव्स। बड़ा फर्क है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, लेकिन सबकी स्पीड क्या है? सेम है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यानी फोटॉन्स हैं, उनकी स्पीड जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव लें तो स्पीड अलग अलग आए, भाई स्पीड सबकी सेम आनी है। तो ये वाला ऑप्शन हमें गलत है और हमें गलत ऑप्शन ही ढूंढना था, और लिहाजा यही हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना थी और डेल्टा जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। द राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। होप यू पीपल हैव लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको ये याद ही करना पड़ेगा, तभी चल के बात बनेगी, नहीं तो यू पीपल विल बी इन अ सीरियस प्रॉब्लम। अब आते हैं बच्चों, जब क्या कहते हैं हमारा 2020 का पीएमसी का कोविड के फौरी बाद जो है वो फिजिकल टेस्ट हुआ, तो उसमें एक बड़ा अजीब क्वेश्चन देखने में आया, ठीक है। और उस क्वेश्चन को देखते हुए फिर हमने, जैसे वो क्वेश्चन आया तो फिर हमने ये चीजें लेक्चर में इंक्लूड, फिर ये चीज लेक्चर में इंक्लूड कर दी। तो अभी समटाइम द क्वेश्चन इज अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, द क्वेश्चन इज अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अब जब नंबर ऑफ फोटॉन्स के सवाल आएंगे तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी स्टूडेंट्स, और हम उसको किस तरह से लेके चल रहे होंगे। और वहां भी सवाल नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में आया था। आइए स्टूडेंट्स, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक सिंगल फोटॉन है, आई एम हैविंग जस्ट अ वन फोटॉन, अगर मेरे पास एक सिंगल फोटॉन है तो स्टूडेंट्स इस सिंगल फोटॉन की एनर्जी का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो हम सब जानते हैं कि भाई सिंगल फोटॉन की एनर्जी जो होती है वो E इज इक्वल टू HF होती है ना। एक फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ। बट मेरा अगला सवाल, अगर n फोटॉन लाइक 3 फोटॉन्स आ जाए तो 3 फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? भाई एक की पता है, 3 की पूछेगा 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी? हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर मैं बोलूं कि भाई आप n फोटॉन्स के लिए फॉर्मूला लिखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एनर्जी का फॉर्मूला लिखो फॉर क्या भला n फोटॉन्स, तो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू NHF हो जाएगा। लेंगे तो यहां से अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पता लगाओ स्टूडेंट्स, यहां से जल्दी से अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पता लगाओ तो जल्दी से बताओ, HF उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो E अपॉन क्या आ जाएगा? HF आ जाएगा। ले जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया जिसमें जब भी वो हमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी देगा और सवाल पूछेगा अबाउट द क्या भला नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं आपके लिए नंबर ऑफ फोटॉन्स का पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं जो कि इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, n इज इक्वल टू E अपॉन HF। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इसको रट्टा मारो, भाई सिंपली E इज इक्वल टू HF, एक फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू NHF, n नंबर ऑफ फोटॉन्स, और वहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लो। लेकिन सर हमने एक और एक्सप्रेशन भी तो पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अगर हमें वेवलेंथ देके नंबर ऑफ फोटॉन के बारे में पूछे तो फिर हमारी अप्रोच क्या होगी? स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम लोग अगर नंबर ऑफ फोटॉन लिखें तो फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे? अगेन वी हैव द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। अगर मैं बोलूं कि सिंगल फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, तो स्टूडेंट्स हम सिंगल फोटॉन की जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे वो होएगा आपके पास E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हम लिख रहे हैं। और अगर मैं आपको बोलूं n नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला लिखो, यानी यहीं पे मैं लिखता हूं n फोटॉन्स के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला लिख लें तो स्टूडेंट्स n फोटॉन्स के लिए हमारा जो एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा वो E इज इक्वल टू n HC अपॉन लैम्डा रहेगा। अब यहां से वो कभी कभार क्या करेगा, आपको फोटॉन की एनर्जी दे देगा, फोटॉन की वेवलेंथ दे देगा, एंड ही विल बी आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर वो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वेवलेंथ, तो यहां से जल्दी वैल्यू निकाल लो बच्चों। लैम्डा इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो क्या बना? E मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया? लैम्डा अपॉन क्या आ गया? HC। तो ये आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स का दूसरा फॉर्मूला आ गया। और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है
whenever you are given with the energy and the wavelength of the photon। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पीएमसी 2020 के पेपर में आया था। तो स्टूडेंट्स आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स का दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर याद करना है तो याद कर लें, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि इसको रट्टा मारें। आप एक फोटोन की एनर्जी hc अपॉन लैम्डा, n नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी nhc अपॉन लैम्डा, और वहां से आप n की वैल्यू पता लगा लें। और जो ही आप n की वैल्यू पता लगाएंगे तो वो क्या आएगा, E मल्टीप्लाई बाय लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा, hc आ जाएगा। चले ये तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के सर सही है, हमने बना लिए फॉर्मूले, लेकिन एक और भी पंगा था उस सवाल में। जब 2020 में क्वेश्चन आया तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन जब आपने ये चीज पढ़ी होगी तो आपको बहुत आसान लगेगा। बेटे हमने अभी तक नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला लिखा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, देखो दोनों फॉर्मूले में एनर्जी आ रही है, लेकिन स्टूडेंट्स जो 2020 पीएमसी में क्वेश्चन आया उसमें हमें फोटॉन की एनर्जी नहीं दे रखी थी, हमें एक बल्ब उसने बताया था जिसकी पावर बता रखी थी। अब एनर्जी तो नहीं दी हुई, पावर दी हुई है, अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे ढूंढें? तो स्टूडेंट्स हम सब ने पढ़ रखा है, हम सब लोग जानते हैं, बड़ा फेमस एक्सप्रेशन है कि जो पावर होती है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है। तो जब भी आप यहां से मेरा बेटा एनर्जी की वैल्यू पता लगाओगे तो वो क्या आएगी, एनर्जी की जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी वो आएगी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। एनर्जी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी स्टूडेंट दैट विल बी पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ऐसा करो, ये जो दोनों फॉर्मूले आए हैं जहां जहां पर एनर्जी आ रही है वहां पे क्या रिप्लेस कर दो, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फिर अगर पावर दे के नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे तो फिर भी हमारी बात बन जाएगी। और फिर से अगेन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपने यहां से ड्राइव करते करते ये फॉर्मूला तो निकाल ही लेना है। अब इस फॉर्मूले में अगर एनर्जी गिवन ना हो, पावर गिवन हो, तो मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, एनर्जी को लिख लेना है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो नाउ यू आर हैविंग अनदर एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट इज इन टर्म्स ऑफ पावर। बोलो एनर्जी की जगह पे क्या लिखेंगे, P मल्टीप्लाई बाय T लिखेंगे। तो लो बच्चों मैंने एनर्जी की जगह पे क्या लिख दिया, P मल्टीप्लाई बाय T लिख दिया, अपॉन क्या आ गया, HF आ गया। आप नंबर ऑफ फोटॉन मालूम करने का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो तब जब आपको एनर्जी की बजाय क्या गिवन है, पावर गिवन है। ओके अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम, मिसबा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए। मेरा एडमिशन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, दावा मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। और इसी तरह स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को भी अमेंड करके लिख लें कि अगर वो आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे और पावर गिवन हो तो इस फॉर्मूले में एनर्जी की जगह वैल्यूज रिप्लेस कर दें। तो जैसे ही हम लोग ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो स्टूडेंट्स जो आएगा वो n, बताओ E की जगह में क्या लिखेंगे, E की जगह में लिखेंगे पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन क्या आ जाएगा, hc। लो जी स्टूडेंट्स आपके पास मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स की सारी कहानी जो है वो एक्सप्रेस कर दी है कि अगर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी देके नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे कहानी आपके सामने, अगर वो वेवलेंथ और एनर्जी देके नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे तो स्टोरी आपके सामने, लेकिन अगर वो पावर्स ले आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट एनर्जी की जगह रिप्लेस कर लो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगेन रिकमेंडेशन है अपने जो है वो नोटपैड निकालें, ये फॉर्मूला एक दफा ड्राइव करके देख लें। आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चंस, और जैसा मैंने रेफरेंस दिया कि हम पास पेपर की जरूर बात करेंगे, तो लें बच्चों ये पास पेपर पीएमसी 2020 के पेपर का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। A transmitter radiate 30 microwatt, watt क्या है, पावर, at 6.63 मिलीमीटर वेवलेंथ। मतलब हो क्या रहा है, कोई रेडिएशन एमिट करने वाला ट्रांसमीटर है बच्चों, वहां से रेडिएशन निकल रही है, ठीक है। जिस ट्रांसमीटर से रेडिएशन निकल रही है ना, उस ट्रांसमीटर की पावर हमें बता रखी है कि वो जो ट्रांसमीटर है वो कितने का है, 30 माइक्रोवाट का है, और जो रेडिएशन निकल रही है उनकी वेवलेंथ भी बता रखी है जो कि कितनी है, 6.63 मिलीमीटर। चले मैं मिली की जगह -3 लिख देता हूं। अब सवाल है द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, बताओ कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं हाँ सर अब फॉर्मूला कौन याद करे नंबर ऑफ फोटॉन्स का, बड़ा प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक्स पे रहो। क्या गिवन है, वेवलेंथ। बताओ स्टूडेंट्स अगर एक फोटॉन होता तो उसकी एनर्जी कैसे लिखते, E इज इक्वल टू AC अपॉन लैम्डा। बताओ n नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे तो आप एनर्जी कैसे लिखोगे, क्या AC अपॉन लैम्डा लिखोगे? नहीं सर, हम n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए जो एनर्जी लिखेंगे वो E इज इक्वल टू NHc अपॉन लैम्डा आ जाएगी। सही है, E इज इक्वल टू NHc अपॉन लैम्डा, यानी n फोटॉन्स की एनर्जी अगर लिखोगे
तो भाई ये आ गया फॉर्मूला। अब बताओ आपसे सवाल किस चीज के बारे में, नंबर ऑफ फोटॉन। तो जल्दी करो, नंबर ऑफ फोटॉन यहाँ से कैलकुलेट कर लो बच्चों। यहाँ से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे वो बताओ क्या आएंगे, E मल्टीप्लाई बाय लैम्डा अपॉन क्या आ जाएंगे, HC। सर हाँ ये तो हो गया ट्राइब, ज्यादा मसला ही नहीं बना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बच्चों स्टिल वी गॉट अ प्रॉब्लम, वी आर नॉट गिवन विद द एनर्जी। हमें नंबर ऑफ फोटॉन तो ढूंढने हैं, एनर्जी तो बताई नहीं हुई उसने, तो क्या बताई हुई है, पावर। तो मैंने अभी आपको बताया, फिर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एनर्जी नहीं पावर दे रखी है तो हम एनर्जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, लैम्डा अपॉन क्या हो गया, HC। लो जी जवानों, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास किसका भला, नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करने का, अगर आपको पावर और टाइम गिवन है। आप जस्ट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। आइए स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं। तो जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बासानी आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें ढूंढना है बच्चों। देखो पावर कितनी बता रखी है, 30 माइक्रोवाट। ओके 30 ऐसे लिखो, और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। ओके लिख दिया हमने। ओके टाइम कितना है, देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो बताओ टाइम की जगह पे क्या लिखते हैं, 1। लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ उसने बता दी है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर, क्योंकि 6.63 मिलीमीटर बोल रहा था। ओके और अपॉन क्या है बच्चों, H और C है, नीचे H और C है। बताओ H की वैल्यू क्या होती है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34, और C की वैल्यू बच्चों कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। अब देखो आपको लग रहा है ये मुश्किल कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशंस आर क्वाइट सिंपल। जैसे देखो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, 6.63 और 6.63 तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये एक 3 और 3 जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, मैंने लिख लिया है, प्रॉब्लमेटिक बात नहीं। अब सारा मसला 10 की पावर्स का है। पहले ऊपर यानी न्यूमरेटर वाले फैक्टर में 10 की पावर्स को देखो, तो जैसे न्यूमरेटर में 10 की पावर्स को देखेंगे तो ये 10 की पावर देखो 1, -6 और -3, -6 और -3 कितना बना, -9, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो -8 बनेगा ऊपर। और डिनोमिनेटर में देखो ये 8 को ऊपर लेके आएंगे तो ये भी -8 हो जाएगा, और 34 माइनस क्या उसको ऊपर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा। तो ये बना 10 की पावर -16 प्लस का 34, तो ये बनेगा 10 की पावर 18। 10 की पावर क्या बनेगा, 18। तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं पर सेकंड, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 18। और स्टूडेंट्स अगर आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स की कहानी नहीं समझ रखी तो डेफिनेटली देखो पास पेपर के क्वेश्चन का रेफरेंस है, आप चीजों को कतई भी सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे। तो होपफुली आपको जो है बात समझ आ गई है। ओके लेट्स टेक सम अदर क्वेश्चंस अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, जिनमें पूछे जाएंगे अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे बच्चे रौला डालते हैं, एक बात का बताता हूँ, विच बीम कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा हो क्या रहा है, सुन ले भला। एक हमारे पास रेड फोटॉन्स की बीम आ रही है बच्चों, ठीक है, एक बीम ऑफ रेड लाइट है और एक बीम ऑफ क्या है भला, ब्लू लाइट है, लाइक ब्लू और रेड आ रही है, और जब वो यहाँ पे पहुंच रही है वो सेम एनर्जी दे रही है। खैर अभी ये तो मैं फिजिकली समझा रहा हूँ, पहले मैथमेटिकली समझा दूंगा, आसान हो जाएगा। विच कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। अच्छा सवाल क्या है, द क्वेश्चन इज अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब स्टूडेंट्स कहानी फिर से वही, रट्टा मारने की जरूरत है नहीं। बताओ एक फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला Hc अपॉन लैम्डा, और n नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, NhC अपॉन लैम्डा। सही है। अब सवाल किसके बारे में, नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में। स्टूडेंट यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालो तो बनेगा E मल्टीप्लाई बाय लैम्डा अपॉन क्या बनेगा, Hc बनेगा। सही है। अब सवाल की स्टेटमेंट गौर से पढ़ो, उसने बोला बीम ऑफ ब्लू लाइट एंड अ बीम ऑफ रेड लाइट कंटेन्स एग्जैक्टली सेम एनर्जी। देखो एनर्जी तो उसने बोल दिया क्या है, सेम है ना, कांस्टेंट एनर्जी है दोनों की। और मजे की बात H और C की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो E ऊपर कांस्टेंट हो गया, नीचे H और C कांस्टेंट हो गया। जैसे आप कांस्टेंट आके क्या लगाओगे, प्रोपोर्शनल, तो आपको पता चला कि भाई जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है उसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन आना है, डायरेक्ट। तो आपने पता लगाना है किसके ज्यादा फोटॉन्स होंगे, किसके कम फोटॉन्स होंगे। तो आप जानते हो बच्चों, दो उसने लाइट्स बताई हुई हैं, एक रेड और ब्लू। तो हमें पता है कि भाई चूंकि रेड जो है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है किससे भला, ब्लू से, तो डेफिनेटली जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज्यादा। तो रेड विल हैव ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स एज कंपेयर टू द ब्लू, यानी हमें रेड के ज्यादा फोटॉन्स देना पड़ेंगे एज कंपेयर टू द ब्लू। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो गया रेड। अच्छा ये तो हमने ज़बानी कलामी यानी फॉर्मूला यूज करके देखा।
लेट्स हैव द रियल एसेंस ऑफ द क्वेश्चन कि असल में क्वेश्चन क्या कह रहा था। बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि हमारे पास एक जगह में लाइक रेड फोटॉन्स की बीम आ रही है, ओके, और एक जगह पे ब्लू फोटॉन्स की बीम आ रही है, ठीक है। और जब वो यहां पहुंच रहे हैं ना, तो यहां पे आकर वो सेम एनर्जी दे रहे हैं। लाइक मैं आपको समझाने की बात करता हूँ, हमें एक चीज तो पता है ना स्टूडेंट कि रेड और ब्लू में जो रेड होता है उसके फोटोन की एनर्जी कम होती है। तो मान लो ये हमारे पास रेड कलर का फोटोन है और इसके एक फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टूडेंट्स एक फोटोन की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ब्लू जो है उसकी वेवलेंथ छोटी है और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो जो ये ब्लू कलर का हमारे पास फोटोन है ना, मान लो इसकी एक फोटोन की एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे जल्दी बताइएगा, मुझे इस जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना है, यानी दोनों जगह मुझे सेम एनर्जी देना है। मतलब ऊपर वाले यहाँ पर उसने लिखा हुआ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, यानी जितनी रेड की बीम एनर्जी लेके आएगी ब्लू वाली भी उतनी लेके आएगी, यानी मुझे रेड और ब्लू की वजह से सेम एनर्जी देना है। मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना है। जल्दी स्टूडेंट बताओ मैं ब्लू के कितने फोटोन भेजूं। आपको नजर आ रहा है ब्लू के एक फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो टोटल एनर्जी मुझे कितना देना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोलो कितने फोटोन भेजना पड़ेंगे मुझे, ब्लू के 2 फोटोन भेजना पड़ेंगे। अब रेड के कितने भेजना पड़ेंगे भाई, रेड के एक फोटोन की एनर्जी कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे यहाँ सेम एनर्जी देनी है जितनी ब्लू दे रहा था, तो रेड के मुझे डेफिनेटली आई विल हैव टू सेंड द 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 फोटोन्स, क्योंकि हर फोटोन की एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताओ रेड के कितने फोटोन जा रहे हैं 4। तो दिस वाज द क्वेश्चन कि भाई एक जगह पे हमने सेम एनर्जी देना है और एक रेड फोटोन्स की बीम जा रही है और एक ब्लू की जा रही है, किसके ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स भेजना पड़ेंगे। डेफिनेटली जिसके फोटोन्स की एनर्जी कम है तो उतनी ही एनर्जी देना के लिए ज्यादा फोटोन भेजना पड़ेंगे, तो रेड विल बी द राइट आंसर। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrid. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrid is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and universities. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अलामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। TopGrid is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrid app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrid.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. तो देखिए आपको फिजिकली भी समझ आ गया और आपने मैथमेटिकली भी समझ लिया, और अगेन द क्वेश्चन वाज अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक और अच्छा क्वेश्चन अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्योंकि मैंने इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ तो बता दिया कि अगर वेवलेंथ दी हो, एनर्जी दी हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हो तो आपकी अप्रोच क्या होगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर वो आपको फ्रीक्वेंसी दे दे और आपसे नंबर ऑफ फोटॉन पूछे तो आपकी अप्रोच क्या होगी। तो अगेन यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आपको पता है एक फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स क्या होता है, E is equal to hf। बताओ n नंबर ऑफ फोटॉन्स का क्या होगा, E is equal to NHF। ये ले आ गया, यहां से यू विल हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। तो बेटे नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो कहानी आएगी वो E अपॉन क्या आ जाएगी, HF आ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट गिवन विद द एनर्जी, यू कैन सी वी आर गिवन विद द पावर, और पूछ रहे नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में, हाउ मैनी नंबर ऑफ फोटॉन्स आर एमिटेड। अगेन द क्वेश्चन इज अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो मेरा बेटा आप एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ पावर लिख लो, जल्दी बताइएगा क्या लिख सकते हैं हम एनर्जी की जगह पे, क्या लिख सकते हैं, पावर मल्टीप्लाई बाय
टाइम अपॉन क्या आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन क्या आ जाएगा, HF आ जाएगा। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, पावर गिवन है, नंबर ऑफ फोटॉन पूछे हुए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं ताकि हमारी जो है वो बात बन जाए। जल्दी देखिएगा, बाकी कैलकुलेशन है। पावर कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 वॉट। ये ले मैंने पावर की वैल्यू लिख दी। ओके, उसने बोला हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकंड। बेटे पर सेकंड बोला तो नंबर ऑफ टाइम क्या पुट करेंगे, 1 सेकंड। अब प्रॉब्लम है h की वैल्यू हमें पता है बच्चों कितनी है, 6.6 कर लें और साथ में 10 की पावर कितना है, -34। और f जो है वो है फ्रीक्वेंसी जो कि हमें दे रखी है स्टूडेंट, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना है, 14। ओके, मैं आसान कर देता हूँ, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। ये देखें, ये बेटे 2 3 दा 6 होगा और जैसे आप 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो डिनोमिनेटर में 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तकरीबन 21 के करीब आंसर बनना है। तो मैं उसको 20 लिख रहा हूँ। ये ले मैंने नीचे लिख लिया 20। साथ में जल्दी बताइएगा 10 की पावर कितनी बच रही है बेटे, माइनस का 34 और प्लस का 14, तो माइनस का 20 बचा और ऊपर सिंपली बचा है 10 की पावर क्या भला, माइनस का 3। लो जी, आप नीचे वाले को मजीद सिंपल कर लें बेटे। ये रहा ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, 20 को भी क्या लिख लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +1 लिखें, तो +1 और -20, तो नीचे बनेगा 2 की पावर -19। 1/2 आप सब लोग जानते हो 0.5 होता है और -19 को ऊपर ले जाओगे तो +19 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बनेगा, 16, या एक डेसिमल इधर आ जाओ तो ये बनेगा आपका आंसर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15। देखें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है। और उम्मीद है आपको इन सवालों के जरिए नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे पता लगाने हैं उसकी अप्रोच जो है वो आपकी बन चुकी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी लेक्चर के अगले पार्ट में बस 2 छोटी सी बातें हैं जो कि इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स टू कवर दैट लेक्चर, कि भाई समटाइम ही आस्क अबाउट द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ठीक है, अगर एनर्जी की बात हो रही है तो मोमेंटम भी पूछ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बच्चों मैं आपको मोमेंटम ऑफ फोटॉन के 2 फॉर्मूले लिख देता हूँ, एक इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और एक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बल्कि हम ऐसे ही लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला बेटे आपको मोमेंटम ऑफ फोटॉन का याद कर लेना है, डेरिवेशन का टाइम नहीं है। मैं बता देता हूँ h/λ। एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ था, मोमेंटम का फॉर्मूला h/λ आएगा। एंड वी हैव द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी के एनर्जी का वेवलेंथ के साथ भी इनवर्स रिलेशनशिप था, मोमेंटम का भी वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स है। ओके, और जैसे आप लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, हम सब जानते हैं, मैंने बारहा आपको बताया कि फोटॉन के केस में आप क्या लिखते हो, c = f लैम्डा। तो यहाँ से जैसे आप लैम्डा की वैल्यू पता लगाओगे तो c/f आएगी, और जैसे आप लैम्डा की वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करोगे ना तो यू विल बी हैविंग अनदर एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन एंड दैट विल बी p = hf/c। और ये वाला फॉर्मूला आपने तब यूज करना है जब आपके पास बच्चों क्या गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। और यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम का जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये वाली कैलकुलेशन तो आसान है, सिर्फ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है, वेवलेंथ गिवन होगी। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो बच्चों। ये देखो h की वैल्यू पता है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 और c की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। ये तो फिक्स वैल्यूज हैं, हमेशा इतनी ही आनी है। अब क्यों ना इन दोनों को डिवाइड करके कांस्टेंट वैल्यू याद कर ली जाए ताकि हमें ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन परफॉर्म ना करना पड़े। तो आप जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे बच्चों, जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -42 आ जाएगा। ठीक है, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -42 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा f। बस आपने करना क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी पुट करनी है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी पुट करोगे तो आपका फौरी से मोमेंटम आ जाएगा और हमारा आंसर आएगा किसमें भरा, न्यूटन सेकंड में। ज्यादा मसले वाली बात नहीं है, आसान है, जरूरी नहीं इस फॉर्मूले को रटा मारो, लेकिन याद कर लोगे तो बड़ी आसान है। अगर वेवलेंथ दे दे तो प्लैंक्स कांस्टेंट और वेवलेंथ की वैल्यू होगी, बस 2 वैल्यूज को डिवाइड करने आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर h, f और c है तो फिर मसला होएगा। तो मैंने कहा h और c का जो डिवीजन है उसका याद कर लो, वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 इस पर -42 आ रहा है और फ्रीक्वेंसी पुट करनी है। ओके, लेट्स टेक सम क्वेश्चन अबाउट द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। आइए स्टूडेंट्स हम लोग मोमेंटम ऑफ द फोटॉन के बारे में एक सवाल लेते हैं। द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ दिस। देखें, यू आर गिवन विद द वेवलेंथ एंड यू विल हैव टू टॉक अबाउट द क्या भला मोमेंटम। तो बहुत आसान फॉर्मूला स्टूडेंट, ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं, बस प्रैक्टिस हो रही है। P = क्या बनेगा, h/λ।
बताओ एज की वैल्यू हम सब जानते हैं 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 और लैम्डा की वैल्यू जो है वो कितनी है 1.32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। अब प्रॉब्लम ये है कि सर डेसिमल वालों को हमें डिवाइड करना नहीं आता। भाई मैंने 12 बताया, डेसिमल खत्म कर लो, बहुत आसान है बच्चों। देखो क्या लिखोगे 66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 पहले था, एक डेसिमल राइट पे गए हैं तो -35 हो गया, और इसका 2 डेसिमल इधर आ जाओ मेरा बेटा, क्या बनेगा जल्दी देखो 132 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 पहले था, 2 डेसिमल राइट पे गए हैं तो -11 लिख लो। और आपको पता है 66 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 132 बनता है। तो ये बड़ी आसान कैलकुलेशन है। आप जैसे इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बच्चों 1/2 आ जाएगा, और साथ में आ गया 10 की पावर्स का फंडा तो -35 और ये 11 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो 1/2 की जगह में हम क्या लिखेंगे 0.5 लिखेंगे, साथ में 10 की पावर कितना आ गया बच्चों 35 में से 10 माइनस करो 25 माइनस का 24 आ गया। और अगर मैं एक डेसिमल इधर आ जाऊं तो मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -25 और द यूनिट ऑफ द मोमेंटम आर न्यूटन सेकंड, सो बीटा विल बी आवर राइट आंसर। देखें एक तो कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की, और दूसरा आपको फॉर्मूले रिकॉल करने में हेल्प हो रही है। अभी स्टूडेंट्स मैंने इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ तो क्वेश्चन ले लिया, लेकिन सम टाइम you will be given with the frequency and you will have to talk about the momentum। तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूला स्टूडेंट्स बता रखा है, देख लेते हैं वो क्या था। हमने शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी हमें फ्रीक्वेंसी देके मोमेंटम पूछे तो शॉर्टकट फॉर्मूला था 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -42 मल्टीप्लाई बाय f। आपने इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी पुट करनी है, आपका मोमेंटम आ जाएगा, या मोमेंटम पुट करोगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और आज उसने क्या दे रखा है बच्चों, मोमेंटम दे रखा है और फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है, तो परेशानी वाली बात नहीं बच्चों। मोमेंटम की जगह पे क्या लिखो 4.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना आ गया -26 इज इक्वल टू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -42। अगर आपने मेरी बात या कैलकुलेशन सीखी हुई है ना तो फिर आसानी ये होगी कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे, यानी परेशानी नहीं रहेगी बच्चों। अब बड़ा सिंपल है, ये वाली टर्म को तो जाके डिवाइड करें तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 4.42 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -26 अपॉन 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -42। अब देखो सबको पता है भाई 2.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 ही बनता है ना, तो ये तो आ गया हमारा 2 और बाकी 10 की पावर्स का मसला माइनस का 26 और प्लस का 42, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय ये बनेगा 16, 10 की पावर क्या बनेगा 16 और फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट्स विल बी हर्ट्ज, सो आवर राइट आंसर विल बी चार्ली। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5। Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. देखें बच्चों, मैंने शॉर्टकट जो आपको बताया, आपने वो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज किया तभी तो जाके हमारी बात बनी है, अदरवाइज हमारी बात नहीं बन रही थी। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। और अभी एक और क्वेश्चन
पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमें फ्रीक्वेंसी पूछी हुई थी, मोमेंटम गिवन था, यहां भी मोमेंटम देके फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए रखे ताकि ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको आप याद कर लो, जब बार बार अप्लाई करोगे तो आसानी हो जाएगी। फिर से मैं आपको कहूंगा फॉर्मूला रिकॉल करें। अगर आपको मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करना है तो फॉर्मूला है 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -42 मल्टीप्लाई बाय f। इस फॉर्मूले में जब भी फ्रीक्वेंसी पुट करोगे मोमेंटम आ जाएगा, या मोमेंटम पुट करोगे फ्रीक्वेंसी। जैसे आज बच्चों फिर से देखो मोमेंटम दे रखा है, तो मोमेंटम की जगह लिखो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना है -29। यहाँ पे क्या आ गया 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -42, और हमें पता क्या लगाना है, फ्रीक्वेंसी पता लगानी है। तो बेटे ये वाली टर्म को तो जाके डिवाइड कर दो, तो जो f की वैल्यू निकल कर आ रही है वो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -29 अपॉन 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -42। अब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, 3.3 का डेसिमल खत्म कर लो, ये बनेगा 33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -29 पहले था, एक और हो गया तो -30, और 2.2 को लिख लें 22 -42 पहले था, हो गया -43। अब 11 का टेबल अगर आपको याद है तो 11 3 द 33 और 11 2 द 22, और बाकी है 10 की पावर्स, ऊपर है माइनस का 30 और ये प्लस 43 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। 3/2 कितना होगा 1.5, 3/2 कितना होगा 1.5, और साथ में 10 की पावर देखो कितना आ गया 13 आ गया। सो हर्ट्ज में आ जाएगा हमारा आंसर। सो आवर राइट आंसर विल बी डेल्टा। अब देखें बाज़ औक़ात आप जब खुद कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो कि आपको मुश्किल लग रही होगी, और मेरा इन सवालों को सॉल्व करने का मकसद एक तो ये होता है कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो अप्लाई कर लें, और जब बेटे आप मुझे कैलकुलेशंस करते हुए परफॉर्म करते हुए देख रहे हो ना, तो आपकी थोड़ी अप्रोच बन रही होती है कि सर कैसे कैसे कर रहे हैं, डेसिमल कैसे खत्म करना है और कैसे अप्रोच बनानी है, तो आपके लिए कैलकुलेशन जो है वो काफी ज्यादा जो है वो आसान रह रही होती हैं। अब स्टूडेंट्स अब हमें बात करना है, एक और सवाल लेते हैं, और फिर मैं एक आखिरी बात की तरफ आ रहा हूं जो कि बता रही है द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर एनर्जी देके मोमेंटम पूछ ले या मोमेंटम देके एनर्जी पूछ ले तो हमारी अप्रोच क्या होगी। अब स्टूडेंट सुनिएगा, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज p, द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद इट इज गिवन बाय। अब स्टूडेंट्स आपको जो है वो मोमेंटम दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। अच्छा अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो जरा मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, P इज इक्वल टू hf अपॉन c, है ना। हमने दो ही तो फॉर्मूले पढ़े थे, P इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा और P इज इक्वल टू hf अपॉन c। अब वो आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो यहाँ से अगर हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो स्टूडेंट्स जो f की वैल्यू निकल कर आएगी वो P मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगी c अपॉन क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो P मल्टीप्लाई बाय c अपॉन h होना चाहिए था, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, लिहाजा मैं डेल्टा ऑप्शन को कर लेता हूं बच्चों, डेल्टा ऑप्शन को कर लें P मल्टीप्लाई बाय c अपॉन h, और यही हमारा क्या है राइट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स अब हम लोग जानते हैं द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी और मोमेंटम के बीच में हमें रिलेशन देखना है, यानी पहले तो था कि हमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी देके एनर्जी पूछता था, ठीक है, या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी देके मोमेंटम पूछता था। अभी हम देख रहे हैं अगर एनर्जी देके मोमेंटम पूछे या मोमेंटम देके एनर्जी पूछे तो हमारी अप्रोच क्या होगी। लास्ट थिंग तो स्टूडेंट्स आपको एक फेमस फॉर्मूला याद कर लेना है, E इज इक्वल टू PC, E इज इक्वल टू PC। आप ये वाला फॉर्मूला याद करोगे तो इस फॉर्मूले में जब भी आपको फोटोन की क्या दे रखी होगी बेटे, एनर्जी दे रखी होगी, और आपको मोमेंटम पूछा जाएगा तो आप कैलकुलेट कर लोगे, या आपको फोटोन का मोमेंटम दे दे और एनर्जी पूछे। लेकिन यहाँ पे एक और मजे की बात है, जो C है वो ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, वो तो याद करना पड़ेगा। C जो है ये कुछ और नहीं है बल्कि ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 आपने पुट करनी है। खैर स्टूडेंट्स जो बात निकल के यहाँ पे आ रही है ना, कि यहाँ से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। सो ये आपको कहानी याद कर लेनी है, द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ फोटोन। स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि बेस कर रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो आपको सिंपल रिलेशनशिप याद कर लेना है, E इज इक्वल टू PC, जब भी मोमेंटम गिवन है और एनर्जी पूछी हुई है।
तो अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी। अब मोमेंटम और एनर्जी के बीच में इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो ठीक है। अब देखो हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, PC पढ़ा था। अब देखो ऑप्शन अल्फा में तो ऐसा लिखा नहीं हुआ, बीटा में लिखा हुआ, लेकिन कुछ में स्क्वायर्स इन्वॉल्व हैं। तो स्टूडेंट मुझे बताइएगा, अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूं तो क्या बनेगा, E स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, P स्क्वायर C स्क्वायर। तो हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो चार्ली जिसमें लिखा हुआ है E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर, तो ये हमारा जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और जहां से हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। द फोटोन A has twice energy as that photon B. What is the ratio of momentum of photon A to the momentum of photon B? अगर आपके FSC में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. देखो हमें दो फोटॉन्स की एनर्जीज के बारे में बताया हुआ है और दोनों के मोमेंटा की रेशो पूछ रहा है। फिलहाल जो स्टेटमेंट का पहला पार्ट बताया हुआ है स्टूडेंट, उसमें उसने बताया कि भाई जो A वाला फोटोन है ना, उसकी एनर्जी B वाले से डबल है। तो चले मैं A वाले फोटोन की एनर्जी की जगह पे लिख लेता हूँ कि भाई A वाले फोटोन की एनर्जी जो है वो B वाली एनर्जी से क्या है, डबल है। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन A टू मोमेंटम ऑफ फोटोन B। तो हम मालूम करते हैं PA अपॉन PB, यानी मोमेंटम ऑफ फोटोन A टू द मोमेंटम ऑफ फोटोन B। अब बताओ, हमने मशहूर फॉर्मूला, यानी ये हमें ढूंढना है। अब हमने एक्सप्रेशन क्या पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू क्या होता है, PC होता है। अब C तो देखो क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं C को कांस्टेंट कर लूं तो एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन आता है, डायरेक्ट आता है। तो अगर एक साइड पे मैं मोमेंटा की रेशियो ले लूं और दूसरी साइड पे एनर्जीज की रेशियो ले लूं तो बात बन जाएगी। तो आज वो आपको बोल रहा है कि भाई ऐसा करो, मोमेंटम ऑफ फोटोन A इसकी रेशियो बताओ किसके साथ, भला मोमेंटम ऑफ फोटोन B के साथ। तो बताओ मुझे क्या लिखनी है यहाँ पे, एनर्जी ऑफ फोटोन A ओवर क्या लिखना है स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ फोटोन B। और यहाँ पे बड़ा उसने क्लियरली हमें स्टेट किया हुआ है कि जो A वाला फोटोन है उसकी एनर्जी B वाले से डबल है। तो हम क्या करेंगे, A वाले फोटोन की जगह लिख देंगे एनर्जी जो होगी वो B वाले से क्या होनी है, डबल होनी है। तो ये EB और EB क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास रेशो निकल के आएगी मोमेंटा और मोमेंटम ऑफ फोटोन A to फोटोन B, that comes out to be 2:1, so our right option will be alpha। देखिए स्टूडेंट्स, इन सवालों में you can see you are given with the energy and you will have to talk about the momentum, or you will be given with the momentum, you will have to talk about the energy। ये सारी कहानी चली है। Okay students, let's have the last question। The energy of photon of frequency f is given by this, where h is the Planck's constant। The momentum of photon is given by this। We may conclude that the velocity of light is equal to। अब वो आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ज्यादा दिक्कत है नहीं, आपको गुमराह करने के लिए उसने बोला बेटे E इज इक्वल टू क्या है, PC। जल्दी से बताओ यहाँ से अगर हम C की वैल्यू पता लगाएं तो दैट कम्स आउट टू बी E अपॉन P। तो जो C की वैल्यू निकल कर आएगी वो E अपॉन P होगी, लिहाजा चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, और आपको अगेन मेरा ये रिकमेंडेशन है कि इन चीजों की अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियोस हैं लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को अंडरस्टैंडिंग में आपको बड़ी हेल्प आउट हो रही होगी। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.